एवरीवन, क्लास 9 के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसके पार्ट 3 में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पार्ट सेकंड में हमने 1905 की रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और 1905 की रेवोल्यूशन जैसे कभी कभी ब्लडी संडे इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उस इवेंट के बाद, उस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर पहली बार वहाँ के राजा ज़ार ने ड्यूमा को एक्सेप्ट किया था। ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट, रशियन लैंग्वेज में पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। और पहली बार वहाँ पर एक तरह से किंग के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल, नॉमिनल कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए अब हम इस पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। और पार्ट 3 की शुरुआत में हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार was fought mainly in the Europe from 1914 to 1918, though its effect were not limited to यूरोप ओनली। पहला जो विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 को लड़ा गया। और इस मेनली इसमें जो लड़ने वाली जो कंट्रीज़ थे, जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, वो यूरोप से थे। हालांकि उसका जो इफ़ेक्ट था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको फील किया गया। अब इसमें जो दो ग्रुप बने थे यूरोप के अंदर, उसमें एक ग्रुप के अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, इनको सेंट्रल पावर्स कहते हैं। और दूसरा जो ग्रुप था उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, इनके ग्रुप को ट्रिपल अतैंत एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि कोई डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप होना। तो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, इनके ग्रुप को ट्रिपल अतैंत बोलते हैं। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की इनको सेंट्रल पावर बोलते हैं। तो मेनली ये जो वार है इन दो बड़े ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया। हालांकि और भी कई इनके साथ में थे, लेकिन हम जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बहुत ही डिवास्टेटिव इफ़ेक्ट थे जो रशिया ने फील किया। और उसकी वजह से जो रेवोल्यूशन था वो बहुत जल्दी वहाँ पर हो गया। 1917 में रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा इसके रिज़ल्ट जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस रेवोल्यूशन के लिए। वो कैसे है वो हम अभी समझते हैं। अब जब वार शुरू हुआ तो जो लोगों ने, वहाँ के रशियन जो थे, उन्होंने ज़ार निकोलस को सपोर्ट किया शुरू में। इनिशियली 1914 में जब वार शुरू हुआ और रशिया ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ अपना ट्रिपल अतैंत बनाया, तो उन रशियन जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशियल टाइम है और इस समय हमें ज़ार निकोलस के राजा का साथ देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो सपोर्ट था वो ख़त्म होने लग गया। और उसकी कुछ वजह थी, काफ़ी सारी उसमें दिक्कतें थी। इसकी वजह से ये सपोर्ट कम होता गया। एक तो ये था कि जो उसकी वाइफ थी ज़ार निकोलस की, उसका नाम था ज़रीना अलेक्जेंड्रिया, और शी बिलोंग टू जर्मनी, वो जर्मनी की थी। और जर्मनी जो था वो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। तो दोनों अपोजिट ग्रुप में थे। फिर रास्पुतिन नाम का एक मोंग था जो उनके कोर्ट में रहता था, दरबार में, और वो मेनली एडवाइस देने का काम करता था ज़ार को। लेकिन वो एक अच्छा एडवाइज़र नहीं था। रास्पुतिन हमेशा गलत एडवाइस राजा को देता था और काफ़ी कॉन्स्पिरेसी वो करता रहता था। और उसकी वजह से ज़ार हमेशा गलत डिसीजन लेता और उसकी वजह से धीरे धीरे वो अनपॉपुलर होता जा रहा था अपने ही लोगों के बीच में। अब ये जो रशिया के लोग हैं उनके मन में जर्मनी के लिए धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इसके कुछ एग्जांपल भी हमारी बुक में दिए हैं। फॉर एग्जांपल एक सिटी है जिसको हम कहते हैं पिट्सबर्ग। अभी तक हम उसका नाम लेते आ रहे हैं सेंट पिट्सबर्ग, लेकिन इसमें बर्ग जो पीछे BRG बर्ग आ रहा है वो जर्मन वर्ड है। तो चूँकि जो रशिया के लोग थे अब वो जर्मनी से चिढ़ने लग गए थे, तो उन्होंने बर्ग वर्ड हटा करके पिट्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड कर दिया, जो कि रशियन लैंग्वेज का था। तो इस तरह से उन्होंने जर्मनी के ख़िलाफ़ अपना जो गुस्सा है वो दिखाना शुरू कर दिया। अब ये तो बात हुई वहाँ के कॉमन पीपल की कि किस तरह से वो धीरे धीरे जर्मनी के खिलाफ होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनको भी बहुत बुरे परिणाम देखने पड़े इस लड़ाई में। रशियन जो आर्मी थी उसको, रशिया की जो आर्मी थी, इट लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 और 1916। 1914 और 1916 के बीच में
जो आर्मी थी रशिया की, वो उसको बहुत बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हराया। ईस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ाई चल रही थी वो ओपन फील्ड में चल रही थी। वेस्टर्न फील्ड में जो लड़ाई चल रही थी, यानी कि फ्रांस की साइड जो लड़ाई चल रही थी वो तो ट्रेंचेस में लड़ी जा रही थी, लेकिन जो ईस्टर्न फील्ड है यानी कि यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ओपन फील्ड में लड़ाई हो रही थी और उसमें बहुत बुरी हार रशिया को फेस करनी पड़ रही थी। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी 1917 तक, यानी कि 70 लाख सोल्जर्स ऑफ रशिया वर डाइड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1917 तक आते आते इतने सैनिक उनके मारे गए थे और हार करके वो पीछे हटते जा रहे थे, यानी कि अपनी टेरिटरी के अंदर आ गए थे, अपनी बाउंड्री के अंदर। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पीछे हट रहे थे तो वो they were destroying crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave of the land। पीछे हटते हटते वो अपने ही जो ज़मीन थी उसकी क्रॉप्स को जलाते ख़त्म करते हुए जा रहे थे और जो भी बिल्डिंग्स थी उनको भी वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। उसके पीछे पर्पज़ ये था कि हम तो हार रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, लेटर ऑन जब एनिमीज़ यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इन क्रॉप्स का यूज़ करेंगे या इन बिल्डिंग्स का यूज़ करेंगे, तो इससे अच्छा इनको पहले हम ख़त्म ही कर देते हैं। तो इस तरह से उनको ख़त्म करते हुए जा रहे थे और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से रशिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर क्रॉप्स ख़त्म हो गई और बिल्डिंग्स जो थी वो तहस नहस हो गई। 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो थे वो वहाँ पर रशिया में हो गए लोग। लगभग 30 लाख के करीब जो लोग थे उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा था और इस तरह से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने से फसलों के जो खाने पीने की चीज़ों के दाम जो थे वो भी काफ़ी बढ़ गए थे। अब वार का जो इफ़ेक्ट था हमने अभी कॉमन पीपल के ऊपर देखा, हमने देखा रशियन आर्मी के ऊपर, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इंडस्ट्री को भी बहुत बुरे इफ़ेक्ट फेस करने पड़े इस फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, क्योंकि जो रशिया था वो मेनली बाल्टिक सी, आप अगर यूरोप के मैप में देखेंगे रशिया के पास तो बाल्टिक सी है जहाँ से वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करता था। तो बाल्टिक सी तक जो है वो जर्मनी की कंट्रोल हो चुका था, जर्मनी जीत चुका था, तो उसने रशिया की एंट्री वहाँ पर बिल्कुल बैन कर दी। इसकी वजह से वहाँ पर जो रेलवे लाइंस थी उनका काम भी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्टेड हुआ और बाद में जब वार लंबा चलने लग गया और सोल्जर्स काफ़ी मारे गए थे तो उन्होंने सोल्जर्स की भर्ती के लिए जितने भी रशियन यंग मैन थे हु वर फिज़िकली फिट, दे वर कॉल्ड टू रिक्रूट इन आर्मी, उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर लिया गया। जिसकी वजह से ये हुआ कि फैक्ट्रियाँ जो थी उसमें लेबर की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जितने भी एबल बॉडीड यंग मैन थे वो सारे चले गए आर्मी के अंदर। तो अब वहाँ पर वर्कशॉप के अंदर काम करने वाले जो लोग थे उनकी कमी हो गई, इवन जो फार्मर्स थे उनकी भी कमी हो गई। इस सब का असर ये हुआ कि जो वहाँ पर जितना भी ग्रेन वहाँ पैदा हो पा रहा था वो सारा आर्मी के पास जा रहा था और जो कॉमन सिटीजन्स थे, जो कॉमन लोग थे, उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा था। अब उनका जो स्टेबल फूड है ब्रेड और गेहूं से बना हुआ आटा वो सब मिलना मुश्किल हो गया था। कई बार वहाँ पर दंगे फसाद हुए, जो ब्रेड की शॉप्स होती थी या जहाँ पर फ्लोर वगैरह मिलता था वहाँ पर दंगे फसाद होने लग गए। अब इन द विंटर ऑफ 1970 कंडीशन ऑफ द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर वेरी ग्रीन। जो पेट्रोग्रेड जो वहाँ की कैपिटल थी उसकी कंडीशन और ज़्यादा भयानक हो गई। विंटर के अंदर सर्दियाँ काफ़ी ख़तरनाक थी, 0 से काफ़ी नीचे माइनस में टेम्परेचर था। और वहाँ पर एक पेट्रोग्रेड के अंदर एक रिवर बहती है और उस रिवर के एक साइड में, रिवर का नाम है नेवा रिवर, और नेवा रिवर के राइट साइड में जो था वो वर्कर्स के क्वार्टर थे और उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह वहाँ होती थी। वहाँ की लिविंग कंडीशंस भी बड़ी ख़राब थी। जबकि जो लेफ़्ट साइड थी वहाँ पर सारे फैशनेबल बिल्डिंग्स बनी हुई थी और जो रिच पीपल थे वहाँ के वो लोग रहते थे वहाँ पर। अब बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल होने लग गया और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई और इसी बीच खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे। तब ऐसी कंडीशन में 22 फरवरी को एक लॉकआउट हुआ। लॉकआउट का मतलब हुआ तालाबंदी हुई। तालाबंदी कहाँ पर हुई? फैक्ट्री के अंदर हुई। और इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 23 फरवरी को काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज़ थी, लगभग 50 के करीब, वहाँ पर महिलाओं ने लीड किया और स्ट्राइक की। बाद में इसी दिन को
हम वर्ल्ड लेवल पर एक इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 फरवरी के दिन उन्होंने ये स्ट्राइक को लीड किया था। वीमेन ने वहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए और याद रखने के लिए इस दिन को हमेशा के लिए इंटरनेशनल वीमेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि एक्चुअली उस समय जो रशिया था वो एक दूसरा कैलेंडर यूज़ करता था जिसका नाम है जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर जो है वो आज जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उससे 13 डेज़ पीछे चलता था। इसलिए ये जो इवेंट थी वो 23 फरवरी को हुई थी, लेकिन अगर हम एक्चुअली में आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो 8 मार्च को हुई थी। इसलिए 8 मार्च के दिन हम इंटरनेशनल वीमेन डे को सेलिब्रेट करते हैं। दिन के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैलेंडर की वजह से है। ओके, अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ ये हम डिस्कशन करते हैं। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 जो पेट्रोग्राड में हुई उसमें कौन कौन सी इवेंट्स हुई। एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करें, तो आपको ये सारी बातें समझ करके लिखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संडे के दिन जब कि 25 फरवरी था, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने जो ड्यूमा थी उसको सस्पेंड कर दिया, सारे मेंबर्स जो थे उनको हटा दिया। ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेंसैक्ड। जो पुलिस हेडक्वार्टर थे वहाँ पर लोगों ने अटैक कर दिया। द स्ट्रीट्स थ्रोंग विथ पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। और लोगों ने क्या डिमांड की कि एक तो उनको खाने पीने की चीज़ दी जाए, उनकी वेजेस बढ़ाई जाए और उनके काम के घंटे जो हैं वो कम किए जाएं और डेमोक्रेसी लाई जाए। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल आउट द कैवेलरी। अब गवर्नमेंट के पास क्या सोल्यूशन था, राजा ने कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सेना बुला ली। द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड 3 रेजिमेंट्स म्यूटिनीड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब जो ज़ार निकोलस था उसको बड़ा झटका लगा इस समय कि जो उसकी कैवेलरी जो आई थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि हम तो इन लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर किसी तरह की कोई फायर या कोई लाठीचार्ज नहीं करेंगे। इवन जो 3 रेजिमेंट थी आर्मी की उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और वो जाके खुद वर्कर से मिल गए कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो अब ज़ार के पास किसी तरह की कोई पावर बची नहीं थी। अकेला ज़ार क्या कर सकता था, उसकी जो पावर थी वो आर्मी थी और आर्मी जो थी वो उसके हाथ से निकल चुकी थी। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। शाम को फिर ये सारे लोग मिले और जितने भी सोल्जर्स थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने एक काउंसिल बनाई। अब काउंसिल अंग्रेजी का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम रशियन वर्ड में देखें तो काउंसिल के लिए सोवियत वर्ड आता है, यानी कि लोगों की एक सभा, समिति, परिषद, एक कमेटी, काउंसिल। उसके लिए हम जो रशियन वर्ड है वो सोवियत है, तो उन्होंने एक सोवियत बना दी। और जहाँ पर ड्यूमा, जिस बिल्डिंग में ड्यूमा के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे वहीं पर पेट्रोग्राड सोवियत के लोग उन्होंने अपनी मीटिंग की। अगले दिन उन्होंने एक अपना डेलीगेशन भेजा ज़ार के पास, ज़ार से मिलने के लिए। तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने खुद ही राजा को ये एडवाइस दी थी कि अब आप यू शुड एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है राजा को अपना पद छोड़ देना चाहिए, अपना सिंहासन छोड़ देना चाहिए। तो वो समझ चुका था कि अब उसके पास कोई पावर बची नहीं है, जो उसकी पावर थी वो आर्मी थी और आर्मी जो है खुद ही रिवोल्ट कर रही है, तो अब कोई मतलब नहीं है। तो उसने उनकी एडवाइस को फॉलो किया और उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया 2 मार्च को। फिर सोवियत जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा लीडर्स थे उन्होंने मिलकर के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्प्रेरी गवर्नमेंट, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, कि जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाए तब तक के लिए हम एक गवर्नमेंट बना देते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट बना दी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे रशिया के लिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, यानी कि हम सबको वोटिंग का राइट देंगे और इसके ज़रिए हम इलेक्शंस करवाएंगे। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन थी, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इसका जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिज़ल्ट था, आउटकम था, वो ये था कि रशिया से मोनार्की हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। चलिए अब ये क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन रशिया। वाई डिड वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक इन February 1917? एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ February Revolution 1917. हाउ डिड वीमेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द
फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इनके आंसर्स आप इजीली लिख सकते हैं अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। ओके चलिए अब हम इसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।